हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड टॉपिक देखने जा रहे हैं हिस्ट्री का। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे स्टार्टिंग के। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट, नागालैंड। द नागा ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ नॉन एज अ मार्शल ट्राइब। जो नागा ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसे मार्शल ट्राइब से भी जाना जाता है। The Naga tribe had settled in eastern Himalayas, the Naga hills, border areas of Assam and Myanmar। तो कहाँ कहाँ तक ये नागा ट्राइब है रहती है वो बताए, कहाँ सेटल हुई है। तो ईस्टर्न हिमालयास में, नागा हिल्स पे, बॉर्डर एरियाज ऑफ आसाम एंड म्यांमार। In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council। 1946 में कुछ नागा यूथ जो एजुकेटेड थे इकट्ठा हुए और उन्होंने एस्टेब्लिश की ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रखा नागा नेशनल काउंसिल NNC। लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। आफ्टर दैट उन्होंने डिमांड की कि हमारा स्टेट अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसका नाम होगा नागालैंड। दे वर लीड बाय अंगामी झापू फिजो। तो ये नेम दिया है अंगामी झापू फिजो। उन्होंने तभी लीड किया था, मतलब वो लीडर थे। इन 1954 द नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। और 1954 में उन्होंने तो खुद ही अनाउंस कर दिया कि ये एक सेपरेट स्टेट बन चुका है नागालैंड। इन 1955 skirmishes happened between local Nagas and the soldiers of the Assam Rifles। बट 1955 में आसाम के कुछ सोल्जर्स एंड नागा के लोकल्स जो पीपल्स थे उनमें क्या हो गया, वॉर हो गया छोटा सा। मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सप्रेस द स्कर्मिशेस। जो स्कर्मिशेस थे उनको सप्रेस करने के लिए एक्शंस उठाए गए। सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा नेशनल काउंसिल। बहुत से राउंड्स हुए डिस्कशंस के सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा नेशनल काउंसिल्स में। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने आखिरकार डिसाइड कर लिया कि नागा मेजोरिटी टेरिटरी जो है वो एक अलग स्टेटस के साथ एक नया टेरिटरी बन जाएगा जो यूनियन टेरिटरी होगा। नागालैंड वॉज मेड अ फुल प्लेज स्टेट। नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा दिया गया 1 दिसंबर 1963 में बाय पुटिंग टुगेदर द नागा मेजोरिटी टेरिटरी एंड पार्ट ऑफ सुनसैंग। तो सुनसैंग और नागा का जो मेजोरिटी वाला टेरिटरी पार्ट था वो मिला के जो पार्ट हुआ वो स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया नागालैंड। ओके, नेक्स्ट आसाम के बारे में बताते हैं हमें। इन 1983 देयर वाज एन इंटेंस एगिटेशन स्टेज बाय ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन एंड आसाम गणा संग्राम परिषद ओवर द क्वेश्चन ऑफ द डोमिनेंस इन आसाम ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स। तो उन दिनों बंगाली बोलने वाले कुछ माइग्रेंट्स थे, वो आसाम में आए थे और उन पे से थोड़ा वाद विवाद हुआ। सो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट्स थे, आसाम के गण संग्राम परिषद के पीपल्स थे, उन्होंने क्वेश्चन उठाया इसके खिलाफ, बंगाली बोलने वाले पीपल्स यहाँ पे माइग्रेंट्स होके कहाँ कैसे आ गए। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान एंड आसामीज लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो साइन एन अकॉर्ड। तो राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान थे एंड आसाम के लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, इन तीनों ने एग्रीमेंट किया। इट वॉज डिसाइड टू सेंड एंड द बांग्लादेशी सिटीजन्स हु हैड इन्फिल्ट्रेटेड इन आसाम। जो आसाम में बांग्लादेशी सिटीजन्स आए माइग्रेंट बन के, उनको वापस भेज दिया जाए, ऐसा डिसाइड हुआ। बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस। यस, in 1986 elections were held for Assam Legislative Assembly and Praful Kumar Mohanto of the Assam Gana Parishad became the new chief minister। तो बाद में इलेक्शंस हुए 1986 में और वहाँ पे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को सिलेक्ट किया गया न्यू चीफ मिनिस्टर। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुई उसी वजह से आसाम में हेल्प हुई पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये आसाम का पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। इन 1954 NEFA was created। In 1972 it began to be called Arunachal Pradesh region of the rising sun।
तो 1954 में NEFA क्रिएट हुआ और 1972 में उसे रीजन को अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। अरुणाचल प्रदेश क्यों? अरुणाचल प्रदेश का ही मीनिंग होता है रीजन ऑफ राइजिंग सन, ऐसा रीजन जहाँ पे राइजिंग सन हुआ। ऑन 20th February 1987 इट गॉट द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, और 1987 में उसे स्टेट का दर्जा मिला। During the period from 1960 to 2000, North East India has progressed towards more mature democracy. 1960 से 2000 तक उनका प्रोग्रेस जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत अच्छा हुआ है। दिस एरिया इज़ ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, ये एरिया प्रोग्रेस के पाथ पे है। थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन स्पीड हो रहा है, इसी वजह से। तो पूरे 8 स्टेट्स के बारे में हमें उन्होंने बताया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, उनका नॉर्मल हिस्ट्री बताया, किस तरह से वो फॉर्म हुए, क्या हिस्ट्री हुआ है, क्या संघर्ष वहाँ पे हुआ था, ये यहाँ पे बताया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, नक्सलिज्म, नक्सलाइट मूवमेंट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड एट नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलबारी एक मूवमेंट चालू हुई थी जो वेस्ट बंगाल में हुई। द नक्सलिस्ट्स ऑर्गेनाइज द स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबर्स एंड टुक चार्ज ऑफ देयर लैंड्स। तो नक्सलिस्ट्स ने किया क्या? उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, स्मॉल लैंड पे जो फार्मर का लैंड था उसे अपने काबू में लिया, लैंड लेबर्स को वहाँ पे लिया एंड टुक चार्ज, पूरा चार्ज जो है अपने हाथ में लिया। पुट अप रेड फ्लैग्स एंड डिक्लेयर दैट एरिया एज अ फ्री टेरिटरी। उन्होंने सब सराउंडिंग्स में रेड फ्लैग्स लगाए और डिक्लेयर किया कि वो एरिया फ्री में टेरिटरी है 1967 में। ऑल दोज मूवमेंट्स दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रिबिलियन आर कॉल्ड नक्सलाइट मूवमेंट। इसी मूवमेंट से जो इंस्पायर होके बाकी जो मूवमेंट्स हुए, अदर मूवमेंट्स, वो नक्सलाइट मूवमेंट होते हैं। मतलब ये नक्सलबारी मूवमेंट से जो भी इंस्पायर होके और मूवमेंट्स बने उसे हम बोलेंगे नक्सलाइट मूवमेंट्स। The movement had the objective of establishing action committees to raise a voice। अभी जो मूवमेंट्स थी उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक्शन कमिटी एस्टेब्लिश करना, टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स का जहाँ जहाँ एक्सप्लॉइटेशन होगा बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड कॉन्फिस्केट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स पूरा का पूरा लैंड हड़प लेता है, ऐसे जहाँ पे एक्टिविटी होगी, फार्मर को एक्सप्लॉइट जहाँ किया जाएगा वहाँ वहाँ आवाज़ उठाएगी हमारी कमेटी, एक्शन कमेटी। ऐसा उनका ऑब्जेक्टिव था। एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द टेनेंट्स, और जो भी लैंड वो लेते थे वो टेनेंट्स में दे देते थे। तो ये सब जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के लिए एक्शन कमेटी बनाई, ये एक ऑब्जेक्टिव था उनके मूवमेंट का। लेटर द मूवमेंट स्ट्रेड अवे, बट बाद में ये मूवमेंट इधर उधर भटक गई, उनके ऑब्जेक्टिव्स बिगड़ गए। इट टुक रिकॉर्स टू द टेररिज्म टू प्रिवेंट एनी गवर्नमेंट स्कीम्स। उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया गवर्नमेंट की स्कीम प्रिवेंट करने के लिए, वेलफेयर पॉलिसीज़ प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो लोगों तक नहीं पहुँचे। इसके लिए उन्होंने ट्राई किया, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, टेररिज्म का साथ लेने लगे, गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लगे। द नक्सलाइट स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम। उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम रिजेक्ट किया और वो अपनी सिस्टम वहाँ पे लगाने लगे, पैरेलल सिस्टम। दिस मेड नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंज। इसीलिए नक्सलिज्म हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए एक सीरियस चैलेंज बन चुका है। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मूवमेंट कहाँ कहाँ लोकेटेड हुई? पहले तो नॉर्मली वेस्ट बंगाल में हुई। लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। बाद में कहाँ कहाँ स्पीड हुई देखो, ईस्ट गोदावरी में, आंध्र प्रदेश में, पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर तेलंगाना में, आदिलाबाद, बस्तर, राजनंदगांव एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा एंड पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र also, बालाघाट एंड मंडाला इन मध्य प्रदेश also, कोरापत इन उड़ीसा also। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए नक्सलाइट एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन कॉल पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। तो उन्होंने एक आर्मी यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, PLGA। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, बट ये कॉन्फ्लिक्ट जो है नक्सलिज्म का अभी भी चालू है, ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी नक्सलिज्म के प्रॉब्लम्स चालू है, कहीं कहीं इनके भी हल्ले होते हैं, हमें वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री।
ये एक बड़ा थ्रेट है अपने कंट्री के लिए, कम्युनलिज्म। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। कम्युनलिज्म इमर्ज आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। कम्युनलिज्म क्रिएट होता है जब हम रिलीजियस प्राइड एकदम नैरो थिंकिंग से रखेंगे। द ब्रिटिश सो द सीड ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। ब्रिटिश लोगों ने ये किया, इसका जो सीड जो है हमारे मन में डाला कम्युनलिज्म का, ब्रिटिश लोगों ने। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव हैप्पीली लिव टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज। सो मेनी सेंचुरीज से इंडिया में अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं। देर इज नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर। और कुछ भी रॉन्ग नहीं है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग अगर एक साथ रहेंगे तो एक कंट्री में रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वाइल बीइंग ड्यूली प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजन। और उनको हर एक को, हर पर्सन को अपने रिलीजन को प्राइड होता ही है। बट व्हेन दिस प्राइड बिकम एक्सेसिव, बट अगर ये रिलीजन का प्राइड अगर एक्सेसिव हो गया, ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, देन इट टर्न्स इनटू बाइगोट्री। तो बाइगोट्री में टर्न होगा। ईच वन देन बिगिंस टू कंसिडर द रिलीजन सुपेरियर एंड अदर्स इन्फीरियर। तो हर एक पर्सन सोचेगा कि हमारा रिलीजन सुपेरियर है और बाकी लोगों का रिलीजन इन्फीरियर है। दिस लीड टू रिलीजियस फैंटेसिज्म। तो इसीलिए रिलीजियस फैंटेसिज्म होने लगता है। हम दूसरों के रिलीजन्स को कम समझने लगते हैं, हमारे रिलीजन को सुपेरियर समझने लगते हैं। फैंटेसिज्म्स इज़ द बेस ऑफ कम्युनलिज्म। एंड फैंटेसिज्म यही कम्युनलिज्म का बेस है। इट मेक्स वन ऑब्वियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स डोंट ट्रस्ट ईच अदर। तो ये नेशनल इंटरेस्ट मतलब नेशनल प्रॉब्लम हो जाता है। लोग अलग अलग रिलीजन्स के अगर होंगे तो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। कंपेट्रीज फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स आर लुक एट एज एनिमीज। और जो भी पर्सन है दूसरे रिलीजन के पीपल्स को एनिमी की तरह देखने लगते हैं। इवन कमेंसलिटी और कमिंग टुगेदर ऑन फेस्टिवल्स बिकम रेयर। कोई फेस्टिवल्स रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी, इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, वो इवेंट में भी वो एक साथ आएंगे नहीं। As a result, it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and right as citizens. तो जब भी सिटीजन्स के लिए प्रॉब्लम्स होती है, एक साथ जब भी आना होता है तब वो एक साथ आते नहीं हैं, एक साथ आके डिमांड नहीं करते, एक साथ आके राइट्स डिमांड नहीं करते। फैंटेसिज्म मेक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स एंड पीपल प्रेजुडिस्ड। तो फैंटेसिज्म्स की वजह से लोगों का एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदल जाता है, इवेंट्स को देखने का नज़रिया बदल जाता है। Some people being to think of economic and social questions also in the framework of their own religion. कुछ लोग तो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम को भी अपने रिलीजन्स की फ्रेमवर्क से देखते हैं। Some people of all religions thinking that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. तो कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि हमारे रिलीजन से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इसीलिए हमारे रिलीजन को कम इन्फ्लुएंस हो रहा है। They begin to believe that they are being treated unjustly. वो ऐसा ही बिलीव करते हैं कि हमारे रिलीजन को अनजस्टली ट्रीट किया जा रहा है, हमारे रिलीजन को कम दिखाया जा रहा है, हमारे रिलीजन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। They hold the idea that government is partial against their religions. वो ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारे रिलीजन की तरफ पार्शली थिंकिंग करता है। इन सच अ कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव अबाउट दैट रिलीजन। तो ये कंडीशन में वो अपने रिलीजन के लिए सेंसिटिव बनते हैं एंड दे आर को रिलीजनिस्ट। If anybody speak about the people of the religion or insult the religion symbols knowingly or unknowingly, अगर कोई भी ऐसी बात हो गई, कोई भी ऐसे बोले उनके रिलीजन के लिए, उनके रिलीजन के लोगों के लिए, अगर वो इंसल्ट की तरह लगे तो कुछ भी हो, अननोइंगली हो या नोइंगली हो, तो प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, राइट्स ब्रेक होते हैं, दंगल होती है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। इस तरह की अगर थिंकिंग होगी तो ऐसे ही हो गए। सो हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डेड होते हैं वहाँ पे, इनोसेंट पीपल। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीस इज डैमेज। पब्लिक की प्रॉपर्टी डैमेज होगी, पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉय जो है ना होता है पीस ड्यू टू द बीटर मेमोरीज ऑफ द राइट्स पीपल आर स्ट्रेंज। और मेमोरीज जो मिलती है राइट से दंगल की वजह से वो बीटर होती है, लोग सहन नहीं कर पाते। फ्रॉम ईच अदर म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव सेटबैक। और म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो पीछे ही रह जाता है कहीं पे। ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज़ द बेसिस ऑफ कोएग्जिस्टेंस। एक दूसरे के साथ मिलके रहने के लिए ट्रस्ट होना ज़रूरी है। इफ़ ट्रस्ट ब्रेक्स सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। अगर ट्रस्ट टूटता है तो सोशल यूनिटी टूट जाएगी।
हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव विदाउट सोशल यूनिटी, कि कैसे नेशनल यूनिटी पाई जाए सोशल यूनिटी अगर नहीं हो तो. Hence it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength. इसीलिए एक कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम हमारे सबके सामने है और हमें सबको फेस करना चाहिए एक साथ मिलके. फॉर दिस वी शुड मिक्स विथ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. तो हमें अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ मिक्स होकर रहना पड़ेगा. वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिस एंड आइडियाज ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की जो भी आइडियाज़ है वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस एक साथ करनी पड़ेगी. वी शुड बी एबल टू लुक एट अंडरस्टैंड और इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स नेशनली. इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने हमें समझने पड़ेंगे, एक ही नज़रिए से देखने पड़ेंगे. वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चन विथ रिलीजन. We should search for the economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. So हमें सर्च करना होगा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल है ऐसे रिलीजियस पीस डिस्टर्ब करने के लिए. दिस इज़ द ओनली वे टू पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी. यही एक वे है जिससे कम्युनलिज्म ख़त्म हो सकता है और हमारी नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ मिल सकती है. तो यहाँ पे हम कंसेप्ट इतना लेंगे. तो आपको ये समझ में आया या नहीं मुझे ज़रूर बताओ. बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.